Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए नेसेसरी समाचार और विचारों को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं गठिया की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। Today on our Arthritis Awareness Series, we have Dr. Naval Mendiritta with us. Dr. Naval Mendiritta ने 2007 में श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी चेन्नई से MBBS पूरा किया और 2011 में उन्होंने भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से MD मेडिसिन किया। 2013 में सिंगापुर के टैन टॉक सिंह हॉस्पिटल में रूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में अपनी फेलोशिप भी आपने पूरी की। His last assignment was with Medanta, the Medicity, Gurgaon as consultant clinical immunology and rheumatology. Presently, 11 वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ डॉक्टर नवल फोर्टिस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम से एज अ सीनियर कंसल्टेंट जुड़े हैं। So it is our privilege and pleasure both to welcome him on Mary Circle today. So hello, Dr. Naval. How are you today? Thanks, Aprajita, for the introduction. Most welcome. And I think it's a very noble thing what you guys are doing to create the awareness, because I think arthritis is still a lot of lacking. People do not know who to approach and where to approach, when to approach. So I think with the awareness, we'll be able to at least highlight the symptoms and other things, and we can treat the patients at an early stage. एब्सोल्युटली, और इसी जागरूकता के लिए हम ये इंटरव्यू आज आपके साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही मजेदार सा प्रश्न है, ये हमारे बहुत सारे हम ऑडियंस के क्वेश्चंस को आजकल लेते हैं और जब भी कोई सीरीज करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नोवेल, जो भी क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं, कंफ्यूजन्स आते हैं, उन्हें हम डील करते हैं, उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्टर, एंड इट इज कि व्हाई डू जॉइंट्स मेक पॉपिंग एंड क्रैकिंग नॉइजेस? ये जो जोड़ों के साथ ये फूटने की और कुछ आवाजें से आती है ना, पॉपिंग सी, वो क्यों आती है, ये आप बताइए। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत लोग हमसे भी कई बार पूछते हैं कि हमारे कई बार शोल्डर में ऐसे हम हिलाते हैं तो जोड़ हिल जाता है, घुटने में कई बार करते हैं तो आवाजें आती रहती हैं, नक्कल्स का बहुत लोग करते ही रहते हैं हमेशा। तो बट ये नॉर्मली आइडियली ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, बट कई लोगों में ये प्रॉब्लम सीधा पेन में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसका रीजन एक क्या क्लियर होता है कि जो हमारे लिगामेंट्स एंड टेंडन्स होते हैं, जैसे अपने एक ओलंपिक्स वगैरह में जाते हैं, जिम्नास्टिक्स करते हैं, उनका देखा होगा कि कितने फ्लेक्सिबल लिगामेंट्स होते हैं। कई लोगों के उतने फ्लेक्सिबल नहीं, बट उससे नॉर्मल इंसान से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जो चीज जॉइंट को टाइट रख सकती है, वहां पे उसमें लूजनिंग की वजह से ये सारे क्रैकिंग और जॉइंट्स की पेन कहीं पर स्टार्ट हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूसली इसको पॉपिंग करते रहना कभी भी ठीक नहीं होता, बिकॉज वो नॉर्मल जॉइंट के टिश्यू को भी खराब करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा प्रिवेंट करा करो। कई लोगों में ये थोड़ा सा ज्यादा सिवियर होता है तो एक पेन सिंड्रोम उनमें पूरा बन जाता है, जिसको जॉइंट हाइपरमोबिलिटी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें दर्द ही दर्द, लोगों को चलना शुरू हो जाता है, हर जगह दर्द फैलता रहता है, बिकॉज इतनी नॉइसेज आती हैं, इतने लिगामेंट अंदर से इंजरी होती रहती है कि इसलिए वो चीज उसमें कन्वर्ट कई लोगों में हो जाती है। तो आइडली इसमें हम हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा सा वो अवॉइड करो, लिटिल बिट एक्सरसाइजेस करो, ताकि अपने लिगामेंट्स टेंडन स्ट्रेंथन हो सके और ये बार बार ऐसे इंजरी प्रोन ना हो पाए इस चीज के लिए। ओके, तो ये जो उंगलियां चटकाने की जो हैबिट है, सो इट इज हार्मलेस और इज इट सीरियस? मतलब बड़े बूढ़े कहते हैं कि मत करो, तो वो सही कहते हैं या हम लोग कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट? लिटिल एक्सटेंट तक ठीक है, कई बार थोड़ा जॉइंट्स लगता है स्टिफ में, बट कई लोग रेगुलरली करते रहते हैं, स्ट्रेस हुआ तो भी करते रहेंगे, उनको लगा साइकोलॉजिकली इवेंचुअली बन जाता है कि नहीं करेंगे तो हमारा जॉइंट अटका हुआ है। ओके, बट इवेंचुअली ऐसा होता कुछ नहीं है, वो आपको माइंड से थोड़ा सा ओवरकम करने का वो फैक्टर होता है। राइट। नेक के लिए भी हम बोलते हैं कि ज्यादा जोर से नहीं झटकाओ उस चीज को, कुछ कई बार वो आपकी मसल स्ट्रेन हो सकती है वहां पे। हाँ, जो यूं तो बॉडी बिल्डर्स करते हैं, राइट, क्रैकिंग हाँ, तो एवरीवेयर।
राइट। इट्स नॉट वेरी हार्मफुल ऑल्सो, बट समटाइम्स इट कैन कॉज स्प्रेन, या फिर वो मसल वहां के खिंच सकते हैं, लिगामेंट्स खिंच सकते हैं। एंड बड़े जॉइंट्स में करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, खासकर नीज, शोल्डर्स, इनमें थोड़ा सा हमेशा कार्टिलेज डैमेज होने के चांस रहते हैं। ओके, दैट वाज लाइक, ये एक्सप्लेनेशन हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो हम बढ़ते हैं अर्थराइटिस यानी गठिया के बारे में कुछ सीरियस टॉक करते हैं। और मेरा अगला प्रश्न आपसे है डॉक्टर कि इसके गठिया के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके की अर्थराइटिस होती है? दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन आप करता हूं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। गठिया का सबसे बड़ा मिथ हमारे बहुत लोगों में, इवन जब हमने हॉस्पिटल वगैरह भी ज्वाइन किया था, कि ये एक ओल्ड एज की बीमारी है। बट गठिया एक मेजर सिम्टम है। जैसे हम बुखार है, बुखार के लिए आप 10 कारण ढूंढते हो कि ये कोविड का है, टाइफाइड है, बैक्टीरिया है, वायरस है। गठिया में भी कम से कम 50 से 100 बीमारियां पाई जाती हैं। हर बीमारी वाओ। का अप्रोच अलग रहता है, हर बीमारी का ट्रीटमेंट अलग रहता है, हर बीमारी का इलाज अलग होता है उसी तरीके से। तो ब्रॉडली अगर हम जनता को जैसे बताना चाहें, तो गठिया में दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, एक होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो हम एज के साथ देखते हैं लोगों में आ जाता है। जैसे हम नीज की, हम कहते हैं स्पेस खत्म हो गई है, वो चीज कई बार नेक में भी उसी तरह से आती है, कई बार स्पाइन में भी आ जाती है कि स्पेस आपकी हड्डी के बीच में कम होती जाती है। तो ये इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयों का इतना रोल नहीं आता, इसलिए हम लोगों को मना भी करते हैं उसमें बहुत पेन किलर मत खाते रहा करो। उसमें बाकी चीजों का रोल आता है, जो हम लास्ट में इवेंचुअली डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एक बहुत ही खराब बीमारी मानी जाती है, कुछ पूरा जड़ से नहीं जाती, बट अगर टाइम पे उसको पकड़ लो तो वो काफी हद तक ट्रीट हो जाती है। तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे कॉमन है हमारे देश में। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक और बीमारी है जो मेन में ज्यादा पाई जाती है, जिसमें नेक पेन, बैक पेन सब स्टार्ट हो जाता है। तीसरा आता है एसएलई, लूपस, जो भी अगेन यंग लड़कियों में ही कॉमन है। तीसरा शोगरन सिंड्रोम आता है, स्क्लेरोडर्मा आता है। तो इस तरह की कई तरह की इन्फ्लेमेशन आर्थराइटिस में बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं। हमारे को पता करना बहुत जरूरी होता है कि इन बीमारियों का, क्योंकि ये बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी भी एज ग्रुप में दिख जाती है। हमारे पास बच्चे हैं 4 से 5 साल के, उससे भी छोटे हैं, जिनको ये गठिया का बीमारी कई बार शुरुआत हो जाती है उस उम्र में। तो कभी भी उस चीज को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये तो गठिया तो बहुत पुरानी बूढ़े लोगों की बीमारी है, हमारे को तो हो ही नहीं सकती, ये कुछ और ही है। उसमें हम जी। टाइम पीरियड कई बार मिस कर जाते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस रहता है, और डीजनरेटिव जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है। इन्फ्लेमेटरी में कई बार ये सारे कारण रहते हैं, कई बार इन्फेक्शंस भी आपके आर्थराइटिस करते हैं, जैसे चिकनगुनिया हो गया। 2017 में बहुत बड़ा एपिडेमिक आया था, जिसमें बहुत लोगों को उसके बाद हुआ था। कई बार आपके कई कैंसर्स अंदर चल रहे होते हैं, वो भी कई बार गठिया का लक्षण ऐसे दे सकते हैं। टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस भी अपने आप में कई बार गठिया का लक्षण दे सकता है। तो कारण बहुत सारे रहते हैं, इसलिए हमारे को थोड़ा सा हमेशा डिटेल्ड हिस्ट्री अप्रोच के साथ से डिस्टिंग्विश करते हैं कि किस तरह का ये गठिया है। थोड़े टेस्ट होते हैं उसके सपोर्टिव, बट नॉर्मली हमारे को क्लिनिकली ज्यादा इस चीज को जज करना पड़ता है पेशेंट के साथ। सो ऐसे में जब इतने तरीके के अर्थराइटिस हो सकते हैं किसी व्यक्ति को, तो इसके वार्निंग साइंस क्या है? लाइक हाउ वुड वन नो कि मुझे अर्थराइटिस हो रहा है, या शुरुआत हो चुकी है, या ऑलरेडी है? कि कैसे कोई इंसान खुद जान सकता है, मतलब बिफोर दे गो टू अ डॉक्टर? आर देयर एनी वार्निंग साइंस? आर्थराइटिस हमेशा वार्निंग साइंस नॉर्मली दे के ही आता है। बहुत टाइम पेशेंट्स को पता नहीं चलता, इसलिए वो ठीक तरह जगह पहुंच भी नहीं पाते, और टाइम काफी बार निकल जाता है, क्योंकि पेन किलर्स पे अपना सस्टेन करना शुरू कर देते हैं चीजें, कि चलो पेन किलर खा ली, दर्द चल रहा है, अभी बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। टिपिकल आर्थराइटिस कोई भी, जो हम जैसे बता रहे थे इन्फ्लेमेशन वाला का ही हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज इन्फ्लेमेशन वाला आर्थराइटिस अगर टाइम पे ना कंट्रोल किया जाए तो जॉइंट्स पूरा डैमेज कर देता है। क्योंकि हमारे पास ऐसे 20-20 साल के भी बच्चे लोग आते हैं जिनकी पूरी नीज खराब हो चुकी होती है इस गठिया की वजह से। तो इसलिए इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के वार्निंग साइंस टिपिकल एक हमेशा रहेगा कि जब भी आप रेस्ट करके उठे, जैसे रात में या सुबह, तो आपका शरीर और जॉइंट्स एकदम जकड़े होते हैं। सबसे पहले वो शुरुआत इन्हीं चीज से होती है कि जोड़ में दर्द होगा, दिन में आपको पता नहीं चलेगा जब आप काम कर रहे हो। हम्म। रात को सो के उठे, मॉर्निंग्स में उठे, तो हाथ एकदम टाइट होंगे, स्टिफ होंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। सेम हैपेंस इन नीज ऑल्सो, एंकल्स ऑल्सो, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है। ये धीरे धीरे आपको एक टाइम देता है 4 से 6 हफ्ते की, आप इसमें थोड़ा सा अपना कहीं पे अप्रोच करना है तो दिखा सकते हो। फिर ये चीज के फॉलो के बाद स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जॉइंट्स पूरे सूज जाते हैं, मूवमेंट कम होना स्टार्ट हो जाता है। जो कहते हैं गर्म होता है जॉइंट, थोड़ा सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो गया, मुट्ठी नहीं बन रही,
ये बहुत अर्ली साइंस होते हैं जिसमें जो 4 से 6 हफ्ते में आने शुरुआत हो जाते हैं। अब कई लोगों में ये रूमेटॉइड के साइंस हो गए। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक थोड़ा सा अलग तरीके से आता है, जिसमें कमर दर्द के साथ आता है। अब कमर दर्द इतनी कॉमन प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड की बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट जी कमर दर्द बिल्कुल। में भी यही होता है आर्थराइटिस के साथ कि रात को करवट लेने में मुश्किल, 3-4 बजे पेशेंट जाग जाता है कि मैं एकदम अकड़ गई है कमर, कर नहीं पा रहा हूँ, फिर घूमता है रात को, फिर सो जाता है, फिर सुबह उठ के जकड़ा होता है। तो इसको बहुत जरूरी होता है कमर दर्द का कि डिस्क की प्रॉब्लम है कि ये गठिया वाली प्रॉब्लम शुरुआत हुई है, वहां पे ही डिस्टिंग्विश करना। नहीं तो ये वाली ऐसी गठिया है जो पूरा इंसान को आगे झुका देती है 30 से 35 साल तक पहुंचते पहुंचते तक। एंड तीसरा जो हम दूसरी बीमारी है जिसको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज कहते हैं, जो हमने एसएलई की बात की, स्क्लेरोडर्मा की बात की, उनमें कई बार शुरुआत होता है मुंह में छाले से। अब मुंह में छाले इतना वेग सिम्टम है कि लोग कभी ईएनटी के पास भी जाएंगे, फिजिशियन के पास भी जाएंगे, कई बार समाधान नहीं मिलता और यही चीज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसके साथ कईयों के बाल बहुत झड़ना होता है कि बहुत ही गुच्छे में बाल निकले जा रहे हैं, मुंह पे रैश आ जाना या चेहरे पे रैश आ जाना जो धूप में खराब होता है। रेनॉल्ड्स है, अगर कोई ठंडी जगह में रहता है तो आपको कईयों की उंगली बिल्कुल ही ब्लू हो जाती है पर वाइट हो जाती है। तो ये दूसरे स्पेक्ट्रम ऑफ आर्थराइटिस के साइंस होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज का होता है। ये वाला सबसे ज्यादा खराब अगर हमसे पूछेंगे तो ये कैटेगरी है, बिकॉज एसएलई एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल ही किडनीज और इस पे बड़ी जल्दी इफेक्ट देती है अपना। तो इसलिए जैसे मैंने कहा गठिया सिर्फ एक लक्षण है, एक डॉक्टर तक पहुंचने का, एक डायग्नोस करने का कौन सी तरह का गठिया है वो बहुत जरूरी रहता है। बिकॉज ये बीमारी जैसे एसएलई, शोगरन, स्क्लेरोडर्मा, ये लंग्स, किडनी हर जगह अपना इफेक्ट दे सकती हैं। गठिया होती ब्लड की बीमारी है तो हर जगह ये पहुंचती पहुंचती है। तो ये फ्यू द वार्निंग साइंस हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है जो आपका सेटल नहीं हो रहा कि 4-6 हफ्ते हो गए, बुखार जा ही नहीं रहा, लो ग्रेड बुखार चले जा रहा है, तो इस कैटेगरी को भी डेफिनेटली एक देखना जरूरी पड़ता है। वेरी वेल एक्सप्लेन डॉक्टर, आपने इतनी डिटेल में और इतनी सारी चीजें बताई हैं। यूं तो मैं कोई भी इंटरव्यू सुनती हूँ मुझे तो लगता है सारे सिम्टम्स मुझ में आ गए हैं, और आई थिंक वो शायद मेरे ख्याल से हर पेशेंट को लगता है एनी टाइम दे वॉच एनी वीडियो। लेकिन हम एक्सपर्ट्स को आपके जैसे इसीलिए लाते हैं ताकि ये जागरूकता इसलिए आवश्यक है कि आपने ऐसे बताया कि डिले जो होता है बहुत बार, बीमारी अगर सही वक्त पे डायग्नोस हो जाती है, स्क्रीन हो जाती है, तो डॉक्टर को भी उसे ठीक करना बहुत आसान होता है और सही तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है। बट इफ एट ऑल अगर यही डिले होता है, अगर हम नहीं इसके बारे में अवेयर होते हैं, तो हम उसे और गंभीर रूप देते हैं। तो सर जी हाँ। अब नाउ दैट वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, गठिया को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? इज देयर एनी वे वी कैन अवॉइड दिस, प्रिवेंट दिस? प्रिवेंशन में सबसे ज्यादा जो हम अपनी साइड से प्रिवेंट कर सकते हैं वो जो हमने बताया था ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे काफी हद तक हमारे हाथ में होता है कि हम उसका प्रिवेंट कर दें, प्रिवेंट नहीं तो एटलीस्ट डिले कर दें। बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं कि आप देख रहे होंगे आजकल मोटापा बहुत ही राइज पे हमारे देश में, उसकी वजह से डायबिटीज होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर होना, एंड यही वेट आपके बाद में घुटने, कमर हर जगह जाके जोर देगा, बिल्कुल ही वो सपोर्ट लेना बंद कर देंगे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक सेकंड अपना ऑल्टरनेटिव हो गया, आजकल सब कुछ होम डिलीवरी होता है, कहीं जाना नहीं पड़ता, सब बिल्कुल ही वॉकिंग, अगर आप नहीं जाएं जिम या नहीं करें एक्सरसाइज तो वो बिल्कुल जो वॉकिंग पहले हमारे एब्सोल्युटली। ग्रैंडफादर वगैरह करते थे कि मार्केट तक जाके सामान ले आओ, वो भी बिल्कुल जी। जीरो हो गई है। एब्सोल्युटली। थर्ड, अरे लैपटॉप्स, फोन के सामने पूरे टाइम रहते हैं, कोविड के बाद तो ये चीज और ही बढ़ गई है 2 साल में, बच्चे भी आजकल इसमें ही बैठे रहते, तो जी बिल्कुल, अब हमने तो ये पढ़ा। वर्क फ्रॉम होम और स्टडी एट हाँ। होम, ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम सच अ नॉर्म, so this is going to cause a lot of troubles of course for everyone. Yeah. So what we used to see at 60, 70 at that time, now we are seeing it between 30, 40 to 50 कि बिल्कुल ही नीज बैठनी स्टार्ट हो जाती हैं, ये सब हो जाते हैं। तो देखिए इनके प्रिवेंशन काफी हद तक है। थोड़ा सा अपना 30 मिनट्स का एक्सरसाइज रूटीन एटलीस्ट 5 डेज अ वीक जरूरी रहता है। सेकेंड, अपना वेट कंट्रोल में रखें, बढ़ने ना दें। एक बार वेट बढ़ गया, घुटने में दर्द हो गया, ना आप चल पाओगे और वो बैठे बैठे और खराब ही होने वाला सिचुएशन। एंड थोड़ा सा टाइम जब भी लैपटॉप्स वगैरह यूज भी कर रहे हैं तो हम हमेशा कहते हैं हाइट्स आपकी हमेशा आईज के आगे होना चाहिए रादर देन कॉन्टिन्यूसली बेंडिंग नीचे। एंड सेम विद द फोन ऑल्सो, बस नेक और स्पाइन ऐसी चीज है जहाँ पे अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो गया तो बहुत दवाइयां भी इफेक्टिव इवेंचुअली नहीं हो पाती। नाउ
जी। इतना हम अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, अगर दूसरे की हम बात करें, काफी हद तक हमारे पेशेंट्स में हम कहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल्स कम रखो। स्ट्रेस भी आपके इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का एक रीजन बनता है कई बार। स्मोकिंग इज वेरी प्रिडोमिनेंट नाउ, आजकल गर्ल्स में भी हम काफी देखते हैं स्मोकिंग काफी हाई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि ये आर्थराइटिस को ट्रिगर करता रहता है। एंड बाहर के खाने पीने में कई बार लिमिट में सब ठीक रहता है, बट रोज नहीं होना चाहिए ये चीजें। तो कई बार आप अपनी साइड से, कई पेशेंट्स फिर भी हमारे पास आते हैं कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम घर का खाते हैं, फिर भी हमारे को क्यों हो गया गठिया। तो ये चीजें, कई चीजें बिल्कुल आपके हाथ में नहीं होती, बिकॉज गठिया होता ही जेनेटिक से है, उस पर कोई चीज आके ट्रिगर करती है, तो ये सारा कुछ स्टार्ट होता है। लास्ट ईयर हमने कोविड के बाद बहुत सारे नए नए गठिया देखे, क्योंकि वायरस ने सारी बॉडी में चेंजेस ला दिए थे। तो उसमें जरूरी होता है कि आप टाइम पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले, अपनी तरफ से आप एक्सरसाइज, हम सबको ही बोलते हैं गठिया वालों को, एक्सरसाइज जरूर करो, जितना करोगे उतना ठीक रहेगा। बट कई बार सब कुछ करके भी थोड़ा बहुत दवाइयों की जरूरत पड़ती है। ऑल्टरनेटिव मोड्स पे कई लोग जाना चाहते हैं, उनमें डिनाई नहीं करते कि आप वो भी अगर ले सकते हो, बट जरूरी अपने डॉक्टर से जरूर चेक करा लो कि वो आपके लिए काम करेगा कि नहीं, और अगर ले रहे हो तो कितना रिस्पॉन्स भी आ रहा है। बट जहाँ पे भी हमारे को लगता है सिवियर केसेस हैं, एग्जैक्टली बीमारी का पता होना जरूरी होता है, तभी, जैसे कई बताया मैंने, एसएलई वगैरह जो खराब होती हैं, उसमें डिले करना हमेशा कभी भी बहुत हानिकारक हो जाता है लोगों के लिए। तो दवाइयाँ इसमें अच्छी खासी अवेलेबल हैं, साइड इफेक्ट्स काफी हद तक हमारे को पता ही है, बट स्टिल एक प्रॉपरली गाइडेंस में लेंगे तो आराम से कभी भी ये गठिया आपकी लाइफ को खराब नहीं करेगा, आप नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, दवाइयाँ कम भी एक स्टेज के बाद हो जाती हैं। प्रोवाइडेड होता है अर्ली 6 महीने में गठिया को पकड़ लें, उसका वहीं पे इलाज कर लें। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, लेस स्ट्रेस रखें और थोड़ा सा एक्सरसाइज, आई थिंक ये तीनों चीजें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगी कि आपको इन बीमारियों में हो ही ना ये चीज। ये जो आपने बार बार बात करी कि ऑनसेट पे पता चल जाए, तो अगर इफ सपोज अगर ऑनसेट पे किसी को पता चला भी है, डॉक्टर के पास आप गए हैं या ऑलमोस्ट जाने वाले हैं, कुछ ऐसी बेसिक हैबिट्स हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं क्या? इसमें मसाज वगैरह हेल्प करता है? बहुत से ओल्ड पीपल आर ऑलवेज सेइंग कि मसाज कर दो, गरम तेल लगाओ, या इन सब चीजों से वाकई कुछ डिफरेंस पड़ता है? सी मसाज से थोड़ा सा मसल्स आपकी हल्की हो जाती हैं, थोड़ा वो जॉइंट्स आसपास रिलैक्स हो जाते हैं। बट जैसे बताया, गठिया हमारे इवेंचुअली ब्लड की ही बीमारी है, क्योंकि आप जब टेस्ट कराते हो तो ब्लड में ही जाके चेक कराते हो कि कौन से तरह का गठिया है। ये सार सीआरपी हमारे 2 मार्कर रहते हैं, वो भी ब्लड के ही होते हैं, तो इंटरनली भी उसको साथ में रोकना जरूरी होता है। तो मसाज में हम मना नहीं करते, बट जब कहीं भी जॉइंट सूजा हो या बहुत पेन हो, तब हम बोलते हैं कि बहुत उसको मैनिपुलेट नहीं करो, कई बार उसमें और इंजरी हो सकती है उस चीज में। All right. So thank you so much, Doctor, for coming on our show and sharing your valuable time and insights with us here at MediCircle. It was really a pleasure having you, and you have been very informative and very easy to approach and talk to and explain this topic. So thank you so much. It was lovely meeting you Thanks today. for giving the opportunity. Thank you so much, Doctor. Thank you.